students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics Wala. बेटा आज मैं आपके लिए लाई हूँ NCERT पन सीरीज में लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। बेटा जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि हम इस रिलेशंस एंड फंक्शंस को क्लास 11th NCERT के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, राइट। और उसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए थे। आई होप सबने लेक्चर नंबर 1 प्रॉपर्ली देखा होगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लेक्चर नंबर 2 में NCERT के हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज बेटा हम लोग लेक्चर नंबर 2 में हर एक्सरसाइज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस बट आई एम टेकिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एक्सरसाइज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 2.1। तो बेटा सबसे पहले आज जो कवर होना है दैट इज एक्सरसाइज 2.1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2.2 से, एक्सरसाइज 2.3 से, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मिससेलेनियस एक्सरसाइज, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 से कौन से क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3, फाइंड x एंड y। तो बच्चा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, याद आ रहा होगा कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो दिस इज x/3 + 1, इसके फर्स्ट एलिमेंट 5/3 के इक्वल है। तो यहां से x/3 विल बी 5/3 - 1, x/3 will be 3 is the LCM, 5 - 3, right? I hope calculation में कोई issues नहीं। x/3 is equals to 2/3 and 3 get cancel, x is equals to 2. Easy? कोई दिक्कत? Similarly बच्चा सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे कौन है, y - 2/3। तो y - 2/3 बच्चा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। So y will be 2/3 plus 1/3. So y will be 3/3 which is 1. So y की वैल्यू बेटा हमारे 1 के इक्वल हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू किसके इक्वल हो चुकी है, 2 के इक्वल, एंड y की वैल्यू बेटा किसके इक्वल हो चुकी है, 1 के इक्वल। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हमने कुछ भी नहीं किया है बच्चा, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स को इक्वल किया है एंड करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स को इक्वल किया है, राइट। यही पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 1 में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the set A has 3 elements, that means बेटा cardinal number of set A is equals to 3। अगर set A में 3 elements है आगे, and the set B is this, तो set B की अगर मैं बात करूं तो बेटा कितने elements हैं, 3 elements है, right। तो 3 elements है तो cardinal number will be 3। then find the number of elements in A cross B। तो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि A क्रॉस B में जो कार्डिनल नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ A into cardinal number of B. So this is 3 into 3 and answer will be 9. Easy? तो देखो बेटा NCERT के एक्सरसाइज बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा सेट है G 7,8 एंड H सेट दिया है 5,4,2, राइट। बेटा हमें यहाँ फाइंड आउट करना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। इजी, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, राइट। तो जब हम बेटा G क्रॉस H निकालेंगे, ध्यान से देखना, G क्रॉस H, तो G में क्या क्या है, 7 और 8 क्रॉस 5, 4, 2, ठीक है। तो हमने जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो पहले हम 7 का हर के साथ करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले 7 कॉम्बिनेशन बनाएगा, 7,5, 7,4, 7,2, राइट। हर एलिमेंट के साथ कनेक्शन बनाएगा। फिर 8 भी बनाएगा मेरा बच्चा, तो 8,5, 8,4, 8,2, ये हमारा क्या आ चुका है, G क्रॉस H, राइट। 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4, 8,2, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे H क्रॉस G। तो व्हाट इज H, 5, 4, 2, 5, 4, 2 इंटू, फिर नेक्स्ट क्या है G 7,8,
ठीक है, तो अब हम 5 को दोनों के साथ करेंगे, विच इज 5,7, 5,8। सिमिलरली 4 को भी करेंगे, 4,7, 4,8। फिर बेटा 2 को भी करेंगे तो 2,7, 2,8। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चा, H क्रॉस G। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग करते हैं। जब G क्रॉस H कर रहे हैं तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट G होगा एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम H होगा, राइट। जब हम H क्रॉस G निकाल रहे हैं बच्चा तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट किससे होना चाहिए, H से होना चाहिए, एंड सेकंड एलिमेंट कहां से होना चाहिए, सेट G से होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सेट A दिया है -1,1। बड़ा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास सेट A दिया है मेरा बच्चा -1,1, हमें निकालना है A क्रॉस A। तो सबसे पहले तो हम A क्रॉस A निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम सबसे पहले A क्रॉस A में क्या है बच्चा, -1,1 इंटू नेक्स्ट में भी -1,1 है या नहीं। तो पहले A क्रॉस A निकाल ले, तो -1, पहले ये -1 दोनों के साथ बनाएगा, करेक्ट। फिर बच्चा -1,1, फिर ये 1 भी बनाएगा दोनों के साथ, 1, -1 एंड 1,1। देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ, दिस इज द सेट A, दिस इज ऑल्सो सेट A, -1, 1, -1, 1। तो पहले -1 ने दोनों के साथ बनाया, समझ आ रही है। तो -1 ने बनाया तो -1, -1, और फिर इस -1 ने भी बनाया तो -1, -1। क्लियर। फिर बेटा हमने ध्यान से देखना, फिर हमने इस 1 को भी किया, भाई इस 1 ने भी बनाया दोनों के साथ, तो 1 ने भी -1 के साथ, 1 ने 1 के साथ, करेक्ट। तो 1 ने -1 के साथ, 1 ने 1 के साथ, समझ आ गई, पक्का, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, A क्रॉस A। तो पहले जो A क्रॉस A हम निकाल चुके हैं उसको लिख ले। तो A क्रॉस A बेटा कितना आया है, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1। इसका वापस से किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, -1, 1 के साथ, है या नहीं। अब क्या होगा, ये पहला वाला पहला ऑर्डर पेयर इसके साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी कनेक्शन बनाएगा। मैं एक बार क्लियर करती हूँ, जैसे हमारा एक ये सेट है और एक छोटा सेट ही है, दिस इज योर A क्रॉस A। प्लीज बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे A, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आता है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स लिख ले, पहले -1, -1, फिर -1, 1, फिर बेटा 1, -1, फिर बचा 1, 1, ठीक है। फिर सेट A में क्या क्या है, -1 और 1, ओके। अब हमें A क्रॉस A निकाला, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो ये है ये दोनों के साथ बनाएगा, ध्यान से देखना, पहला ये ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों के साथ कनेक्शन बनाएगा, हाँ या ना। तो -1, -1 दोनों के साथ बनाएगा, ध्यान से देखना, पहले के साथ बनाया तो -1, -1, 1। जब -1 के साथ बनाया -1, -1, -1, समझ आया। ये -1, -1 ने किसके साथ बनाया, 1 के साथ, तो ये 1 के साथ बन गया। फिर -1, -1 ने किसके साथ बनाया बच्चा, -1 के साथ, तो ये -1 के साथ आ गया, समझ आ गई। ये क्या बन रहे हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बन रहे हैं बच्चा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। आगे फिर बेटा -1 ये और -1, 1 दोनों के साथ बनाएगा, समझ आ रही है। तो -1, 1 ने पहले -1 के साथ बनाया, लिख लिया, चीटिंग करनी देख देख के बस। फिर -1, 1 ने 1 के साथ बनाया, बना लिया। नेक्स्ट फिर -1, -1 ने फिर 2 के साथ बनाएगा, 1 -1 किसके साथ बनाएगा, एक बार -1 के साथ, एक बार 1 के साथ, ठीक है। तो 1, -1 इस बार, 1, -1 एक बार -1 के साथ, 1, -1 एक बार -1 के साथ, ठीक है। तो 1, -1 एक बार -1 के साथ, 1, -1 एक बार 1 के साथ, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करके लिखते हैं, ठीक है। 1, -1 एक -1 के साथ, 1, -1 एक बार 1 के साथ। नेक्स्ट फिर ये 1, 1 एक बार -1 के साथ, 1, 1 एक बार 1 के साथ,
है या नहीं? तो एक बार 1,1 है -1 के साथ, और एक बार 1,1 1 के साथ। तो बेटा ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। हाँ, यहाँ पे कितने थे बच्चा? ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 80 आने चाहिए थे, बिकॉज A क्रॉस A सेट A का एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो A क्रॉस A करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 क्यूब, दैट इज 8। तो हमारे पास बच्चा A क्रॉस A आ चुका है। समझ में आया? तो कुछ भी नहीं, आराम से पहले A क्रॉस A लिखा, फिर आराम से अगर इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चा तो इस तरीके से रफ स्केच बना लोगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। तो आप इस तरीके से लिख लो और फिर एक एक पेयर उठाओ, कॉम्बिनेशंस बनाते जाओ, तो बहुत ही आसानी से ऑर्डर ट्रिपलेट की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, सो आई होप ये चीज समझ आई होगी कि हम लोग कैसे A क्रॉस A निकाल रहे हैं। ओके बेटा, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव A क्रॉस B। हमारे पास A क्रॉस B दिया हुआ है। ठीक है, A क्रॉस B A, X A, Y B, X B, Y फाइंड A एंड B। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा कि जब A क्रॉस B लिखा होता है तो उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किससे होगा? सेट A से बिलोंग करेगा। करेक्ट। एंड जो भी सेकंड एलिमेंट्स होंगे हर ऑर्डर्ड पेयर के वो किससे बिलोंग करेंगे? सेट B से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट देखें तो A B B, क्योंकि A क्रॉस B है तो सेट A क्या होंगे? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो कौन कौन आ जाएगा इसमें बेटा? A, B। अब यहां पे एलिमेंट्स लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर नहीं, तो A, B। हम दो बार ही नहीं लिखते हैं, सेट्स की डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, हम एक ही बार काउंट करते हैं। तो ऐसे नहीं A B नहीं लिखना है, A, B। ठीक है, फिर अगर हम सेट B की बात करें तो ये होंगे सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है बच्चा, सेट B बाद में है इसलिए सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट B होगा। समझ आ गया? तो अगर हम यहां बात करें तो सेकेंड एलिमेंट कौन है? X Y, तो लिख लिया X Y। ठीक है, आ गया A एंड B। अगर B क्रॉस A होता तो ये एक्सचेंज हो जाता। ठीक है ना? नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D हमें दिया हुआ है बेटा। ठीक है, हमें क्या पता करना है? वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C विल बी A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम लोग जो भी लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू निकालेंगे, है या नहीं? ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चले हम लोग। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो सेट A में तो लिखा है 1,2, है कि नहीं बच्चा? सेट A में तो क्या है? 1,2। अब B इंटरसेक्शन C का मतलब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए हैं कि B इंटरसेक्शन C का मतलब होता है सेट B और सेट C में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम ले लेंगे, है या नहीं? तो सेट B और सेट C की तरफ जाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे तो 5,6 है। B और C में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। यहाँ क्या है? 1 2 3 4। ओके, यहाँ कितना है? 5 और 6, नथिंग इज कॉमन। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि नल सेट। और हमने पढ़ा था कि नल सेट के साथ कभी भी अगर हम क्या निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दो। 5 हो जाएगा, बिकॉज अगर हम 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो दैट विल बी 5। ठीक है, अब हम इसके आरएचएस पोर्शन पे चलेंगे। ठीक है, आरएचएस में क्या लिखा है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B, बेटा व्हाट इज A क्रॉस B? ध्यान से देखना। सेट A क्या है? 1,2 क्रॉस व्हाट इज सेट B बच्चा? 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसके साथ फटाफट से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। 1,1 1,2 1,3
1,4। उसके बाद बेटा 2 के साथ बनाएंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, राइट। ये बेटा हमारा क्या आ गया, A क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है बेटा, A क्रॉस C। चलो यहां निकालते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेट A, 1,2। व्हाट इज सेट C बच्चा, 5,6। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, राइट। अब अगर हम RHS की बात करें तो क्या था, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कुछ भी दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं यहां देखूं बेटा तो A क्रॉस B ये रहा, A क्रॉस C ये रहा। लेट्स सी कुछ कॉमन है, 1,5, 1,6 है क्या, नहीं है। फिर बेटा 2,5, 2,6 है क्या, नहीं है। मतलब नथिंग इज कॉमन, राइट। जब भी कुछ भी कॉमन ही नल सेट है तो यहां भी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो मेरा LHS भी 5 है एंड RHS भी 5 है। तो हम लोग लिखेंगे LHS is equals to RHS is equals to 5, hence verified। ठीक है, प्रॉपरली वी हैव टू मेंशन, ठीक है, तभी मार्क्स मिलता है। सो आई होप ये समझ में आया बच्चा कि फर्स्ट पार्ट हमने कैसे सॉल्व किया। हमने LHS अलग निकाला, RHS अलग निकाला और हमने फाइनली प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास था A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये वेरीफाई करिए। तो सबसे पहले हम लोग A क्रॉस C निकाल लें। A क्रॉस C तो निकाला हुआ है, ये रहा। फिर बच्चा में क्या निकालना है, B क्रॉस D। तो B क्रॉस D कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट, सेट B क्रॉस सेट D। व्हाट इज सेट B बेटा, सेट B की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4 इंटू सेट D में है 5, 6, 7, 8। तो बस बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 1 के साथ सबका करेक्शन बनाएंगे, राइट। तो दिस इज 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। देन बच्चा 2 के साथ बनाएंगे 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। देन बेटा 3 के साथ बनाएंगे 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। देन बेटा 4 के साथ बनाएंगे 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ठीक है, सेट B क्रॉस सेट D आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो A क्रॉस C यहां ले लेते हैं 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6 लिख लेते हैं। तो हमारा जो A क्रॉस C था दिस इज 1,5, 1,6। देन A क्रॉस C में कितना था बच्चा, 2,5, 2,6। दिस इज 2,5, 2,6। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि जो A क्रॉस C है वो सबसेट होना चाहिए किसका, B क्रॉस D का। तो अगर सबसेट होना चाहिए तो हमने सबसेट के बारे में क्या पढ़ा है कि A द सबसेट ऑफ B कब होता है, अगर A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,5 क्या इधर प्रेजेंट है B क्रॉस D में, यस। 1,6 यस, 2,5 यस, 2,6 यस। तो वी कैन सी कि हर एलिमेंट किसका, A क्रॉस C का बच्चा B क्रॉस D में प्रेजेंट है। यू विल राइट दिस 1,5 belongs to B cross D, 1,6 belongs to B cross D, 2,5 belongs to B cross D, then 2,6 belongs to set B cross D। तो हर कोई B cross D में प्रेजेंट है। तो we'll write every element of A cross C is present in B cross D। क्योंकि हर एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बेटा A cross C is a subset of B cross D, hence proved। Easy? Any challenge? Comfortable? Okay. Next question. The Cartesian product A cross A has 9 elements। Question में बोला है कि A cross A में 9 एलिमेंट है। Okay. Elements among which are found -1, 0 and 0, 1।
ठीक है, उसने बोला कि ए क्रॉस ए हमने जब निकाला उसमें 9 एलिमेंट्स आए हैं, उसमें से 2 तो आपको बता दिए, -1, 0 एंड 0, 1. फाइंड द सेट ए बताइए, ओके, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए बताइए. अब मेरी पूरी बात सुना, जब ए क्रॉस ए निकाला तो उसमें 2 एलिमेंट्स तो दे रखे हैं, -1, 0, ठीक है, एंड 0, 1. और बेटा बाकी 9 एलिमेंट्स है, 2 ये रहे, 3, 4, 5, 6, 7. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, टोटल 9 एलिमेंट्स है. अब मेरी पूरी बात सुना, हमें बोला है पहले तो सेट ए बताओ, सेट ए निकालने के बाद ये बताओ कि बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे, राइट. अब मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा. क्वेश्चन आपसे बोला कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो 9 कब कब हो सकते हैं, आप इसमें 1 एलिमेंट हो या 9, तभी तो 1 into 9 विल बी 9, राइट. अगर हम ए क्रॉस ए का निकालते हैं तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, इसका कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए. ठीक है, यानी कि ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में, यानी कि सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है वो दोनों सेम भी होने चाहिए, और 9 के बराबर तभी पॉसिबल है जब इनमें 3 एलिमेंट्स हो, है या नहीं. बिकॉज हम यहाँ पे अगर 3 लिखते हैं तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, 3 3 करने पे ही 9 आएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी है. बहुत ध्यान से देखना बच्चे, इसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी है और ये दोनों की वैल्यू सेम है. अगर मैंने बोला इसका सेट कार्डिनल नंबर k है तो k इंटू के विल बी k स्क्वायर एंड k स्क्वायर की वैल्यू 9, तो यानी कि तभी पॉसिबल है जब ये 3 इंटू 3 हो जाए, है या नहीं. इसका मतलब जो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a है वो तो 3 है. ये तो क्लियर हो गया, ठीक है. हमने बोल दिया भाई कार्डिनल नंबर सेट ए 3 आ चुका है, करेक्ट. अब 3 है तो अगर हम यहाँ एलिमेंट्स देखते हैं तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, बहुत ध्यान से देखना. ए क्रॉस ए की अगर ये वैल्यू है तो फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से. तो फर्स्ट एलिमेंट -1 और 0 दिख रहा है, ले लिया. और सेकंड एलिमेंट भी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से. तो सेकंड एलिमेंट कौन है, 0, ऑलरेडी टेकन 1, तो ये हमारा सेट ए आ गया. ठीक है, ए क्रॉस ए में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो भी सेट ए से होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी सेट ए से होगा. तो फर्स्ट एलिमेंट में -1 और 0 है, ओके. सेकेंड एलिमेंट में 0 और 1 है, तो 0 ऑलरेडी 1 हमने ले लिया. ठीक है बच्चा, तो ये मेरा ए सेट आ चुका है और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए भी आ चुका है. अब बहुत आसान है मैम, ए क्रॉस ए निकालना तो यू बाय हाथ का खेल है, तो फटाफट से निकाल देते हैं. ए क्रॉस ए, उसने बोला था कि फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. ये हमसे ए क्रॉस ए की रिमेनिंग एलिमेंट्स मांग रहा है, तो ए क्रॉस ए की तो बहुत आसान है, -1 0 1 -1 0 1. ठीक है, तो हम पहले तो 2 तो हमारे पास है ही है, ये लिख ही लो. पहले तो -1 से कनेक्टेड है, तो -1 -1 ये ले लिया. -1 0 ऑलरेडी है, ठीक है. फिर -1 1 वो नहीं यहाँ पे, ठीक है. फिर बेटा हम लोग 0 से लेंगे, -1 -1 -1 0 -1 1. ठीक है बच्चा. फिर 0 से लेंगे तो 0 -1 है क्या, नहीं है. फिर 0 0 देन बच्चा 0 1, तो 0 1 था क्या, हाँ, ठीक है. फिर 1 से ले लेंगे हम लोग, तो 1 -1 1 0 1 1. तो अगर रिमेनिंग एलिमेंट्स की बात करें तो बेटा इन दोनों को छोड़ के, किसको, 0 1 एंड -1 0, बाकी 7 एलिमेंट्स हमने लिख दिए. तो बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. ठीक है, समझ में आया इक्वेशन. तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1. अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की तरफ. अब देखते हैं कि 2.2 एक्सरसाइज से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सेट ए में बेटा दिया है 1 2 3 4 अप टू 14 तक. डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए. जो रिलेशन डिफाइन किया है वो ए टू ए डिफाइन किया है बेटा. रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, रिलेशन आर x, y such that 3x minus y is equals to 0. और जो x, y है वो दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो भी है रिलेशन वो ए टू ए डिफाइन है. ठीक है, राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज. तो बच्चा सबसे पहले तो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, है या नहीं. रिलेशन निकालने के लिए हमें एक जो डेफिनेशन दी हुई है दैट इज 3x - y = 0. अब इसका इस्तेमाल करते हैं. जरा ध्यान से देखना बच्चा.
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू 3x के इक्वल हो गई है कि नहीं? बिल्कुल। अब हमें x और y की वैल्यू कहां से उठानी है भैया? a से उठानी है, राइट। तो हमने यहाँ सेट a ले लिया और a टू a रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया, बिकॉज भैया दोनों की दोनों कहां से बिलोंग करनी चाहिए? सेट a से बिलोंग करनी चाहिए। अब x की शुरुआत सेट a में, सेट a की शुरुआत 1 से, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 1 जा 3 हो जाएगी y की वैल्यू। जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3 1 जा 3 हो जाएगी। क्या 3 सेट a में बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स करता है। इसीलिए जो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ चुका है दैट इज 1,3। मेरी बात समझ में आई? x की वैल्यू 1 कहां से उठाई बच्चा? सेट a से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 1 जा 3। क्या 3 सेट a में प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है, क्योंकि y भी सेट a से उठना चाहिए, है या ना? तो यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास 1,3 आ चुका है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो यह हम लिख लेते हैं, रिलेशन में पहला आ गया 1,3, ठीक। अब यहां पे पुट किया x की वैल्यू 2, ठीक है। जब 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, तो वी हैव 6। क्या बच्चा 6 प्रेजेंट है ऑर्डर्ड पे और सेट ए में है? यस, हमारे पास कहां तक एलिमेंट्स है? 14 तक है, तो प्रेजेंट यानी कि x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 6 आ रही है, करेक्ट। तो यहां पे बच्चा 2,6 आ गया, ओके। अब x की वैल्यू 3, यहां पे 3 पुट किया तो 3 3 जा 9, तो मेरे पास इसकी वैल्यू 9 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। 9 इज प्रेजेंट इन सेट है, यस, तो 3,9। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू बच्चा 4, ये ले लो बच्चा। जब 4 पुट किया तो 3 4 जा 12। क्या 12 मेरा प्रेजेंट है सेट ए में? यस भैया, 14 तक है, तो 12 भी प्रेजेंट है, यानी कि 4,12 भी रिलेशन में आएगा, ठीक है। तो हमने यहां ले लिया 4,12, ओके। नेक्स्ट बच्चा अगर मैंने 5 पुट किया 3 5 जा 15, लेकिन 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 15 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अगला भी होगा 18 आएगा। 6 पुट करने में 3 6 जा 18, यानी कि अब जितनी भी y की वैल्यूज आएगी वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होगी, और अगर सेट ए में प्रेजेंट नहीं है तो वो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि y भी सेट ए से होना चाहिए। यानी कि मेरे पास सिर्फ इतने 4 ऑर्डर्ड पेयर ही हैं जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ आ गया बच्चा? तो इस तरीके से हमने इस डेफिनेशन से रिलेशन का वैल्यूज निकाल ली। तो बस बेटा मेरे पास रिलेशन आ चुका है, ठीक है। अब क्या पूछा था इसने? डोमेन। तो सबसे पहले डोमेन लिखते हैं। डोमेन हमने बताया था जो भी सारे फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, लेक्चर नंबर 1 में अगर याद हो तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं रिलेशन में, हर ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स है वो डोमेन है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन है बच्चा? 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये आ गया 1 2 3 एंड 4। फिर हम बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या होते थे बच्चा? जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स होंगे हर ऑर्डर पेयर के, सेकेंड एलिमेंट्स कौन है? 3 6 9 होना चाहिए था, हाँ या ना? दैट शुड बी 9, राइट। तो 3 पुट करने पे 9 आया था, मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। x की वैल्यू 3 पुट करने पे y 9 आया था, दैट शुड बी 9 हियर। सॉरी फॉर दिस बच्चा, दैट इज 3,9। तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा विच इज 3, 6, 9, 12, तो जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स होंगे ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर दैट इज 3 6 9 12, राइट। तो ये आपकी क्या हो गई? रेंज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग निकालेंगे कोडोमेन। रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है बच्चा? सेट ए टू सेट ए। हमने ये पढ़ा था कि कभी भी कोई रिलेशन अगर सेट ए टू सेट बी डिफाइंड होता है तो कंप्लीट सेट बी क्या हो जाता है? कोडोमेन हो जाता है। यहां पे सेट ए टू सेट बी है तो कोडोमेन हमारा कितना हो जाएगा? कंप्लीट सेट ए विच इज 1 2 3 अप टू 14। तो ये आपका आंसर आ गया। दैट इज योर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। So I hope this question number first is clear from exercise 2.2. समझ आ गया? कंफर्टेबल बच्चा? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन। किस पे डिफाइन है बच्चा रिलेशन? कैपिटल एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर। रिलेशन है एक्स कॉमा वाई। लिख लेते हैं हम लोग पहले रिलेशन को बहुत अच्छे से, एक्स कॉमा वाई। आगे उसने क्या बोला? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके, देन x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। बहुत जरूरी है ये समझना, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, फिर x कमा y भी नेचुरल होना चाहिए। लिख लिया? अब बहुत ध्यान से देखना, क्या बोला है कि रिलेशन में आएगा x कॉमा वाई। x कॉमा वाई आएगा जहां पर बच्चा जो y का वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए x प्लस 5, राइट। तो y की वैल्यू होनी चाहिए x प्लस 5। और यहां पर बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा क्या बोला है, जो x है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो पहला नेचुरल नंबर होता है 1, फिर अगला होगा 2, अगला होगा 3। लेस देन 4 बोला है, लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं बोला है, इसलिए 4 नहीं आएगा। यानी कि x की सिर्फ 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3, बिकॉज 4 से छोटा बोला था, नेचुरल बोला था तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और लेस देन 4 बोला तो 3 पे स्टॉप हो जाएगा। तो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो इसी की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y है मेरा x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, 2 प्लस 5 एंड 3 प्लस 5। सही है, x की वैल्यू 1 तो 1 प्लस 5, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 तो 2 प्लस 5, x की वैल्यू 3 तो 3 प्लस 5। ये कितनी कितनी हो गई? 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पीएस क्या क्या आ चुके हैं? 1 पे कितना है? 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, तो 2,7। x की वैल्यू 3 पे 3 प्लस 5 8, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं हमारे इस रिलेशन में, 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ठीक है, तो बस अगर डेफिनेशन हमें समझ में आती है बच्चा तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये 3 आ चुके हैं। क्वेश्चन ने बोला डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना होता है, इस तरीके से, राइट। ये क्या लिखा हुआ था बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई थी, हाँ या ना? और ये हमने क्या प्रेजेंट कर दिया इसको? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म आई होप सबको याद है, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। ठीक है, एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट कर दो और पैरेंथेसिस में क्लोज कर दो, सॉरी कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, तो दैट इज योर रोस्टर फॉर्म। अब उसने क्या बोला? राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, डोमेन बेटा क्या होता है? हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1 2 3, करेक्ट। तो यहां लिख लेते हैं रेंज, रेंज क्या होगा बच्चा? हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट कौन है? 6 7 8। ठीक है, कोई चैलेंज? कंफर्टेबल? तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड सेट Q। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चा। ये एक रिलेशनशिप बता रहा है एलिमेंट्स ऑफ सेट P एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट Q के बीच में। क्वेश्चन ने बोला राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना जरूरी है, एंड सेकेंड पार्ट रोस्टर फॉर्म। तो हम पहले सेकेंड पार्ट लिखते हैं, ध्यान से देखना, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं रिलेशन की तरफ देखूं तो रिलेशन बेटा 5 किससे कनेक्टेड है? 3 से। बहुत ध्यान से देखना, रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है? P से Q में। ठीक है, 5 किससे कनेक्टेड है बच्चा? 3 से। यहां लिख लेते हैं, पहला एलिमेंट है 5,3। ठीक है, फिर बेटा 6 किससे कनेक्टेड है? 4 से। तो 6 का कनेक्शन बेटा किसके साथ है? 4 के साथ। फिर बेटा 7 किससे कनेक्टेड है? 5 से। तो हमारा 7 का कनेक्शन किसके साथ है बेटा? 5 के साथ। ये आ गया। 5 का कनेक्शन बच्चे किसके साथ? 3 के साथ, दैट इज 5,3। 6 का कनेक्शन किसके साथ? 4 के साथ, तो 6,4। नेक्स्ट बेटा 7 का कनेक्शन किसके साथ? 5 के साथ, तो 7,5। ये अपने आ गए। अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया। अब उसने बोला है सेट बिल्डर फॉर्म।
तो हमें रिलेशन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, पहले तो x, y। अब डेफिनेशन समझते हैं। अब एक चीज देखो बेटा, 5 में 2 कम करेंगे तो 3 आएगा, बहुत ध्यान से देखना। 5 में 2 कम किया 3, ओके। 6 में 2 कम किया 4, ओके। 7 में भी 2 कम किया 5। तो हम ये देख सकते हैं कि सेट P और सेट Q के एलिमेंट्स का जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि दोनों का डिफरेंस 2 के बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर ये x है और ये y है, बिल्कुल ध्यान से देखना, 5 में 2 कम किया तो 3 आया। तो 5 कौन है? x, क्योंकि सेट P का फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ 5x होगा। -2 करने पे सेट 3 क्या है? 3 क्या है? y। तो बेसिकली x - 2 इज इक्वल टू y, राइट। तो हम ये भी रिलेशन में लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि x - y इज इक्वल टू 2, राइट। हम ये भी रिलेशन में लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 + y। तो आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चा हमें रिलेशनशिप में थोड़ा देखना पड़ता है कि किस तरीके से कनेक्टेड है फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट। बहुत आसान होता है। तो हम सेकेंड वाला ले लें, x - y इज इक्वल टू 2, x - y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपका आ गया 7 - 5 दैट इज 2, 6 - 4 दैट इज 2, 5 - 3 दैट इज 2 बच्चा, ओके। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे बस हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट P, y बिलोंग्स टू सेट Q। ये लिखना बहुत जरूरी है कि x हमने कहाँ से उठाया है? सेट P से। y बच्चा कहाँ से उठाया है? सेट Q से। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन दे दी, ठीक है। अब व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज? डोमेन बता दो। अब तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे जान चुके हैं डोमेन क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट है 5, 6, 7। फिर रेंज, हम रेंज बता देते हैं, ठीक है। रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड एलिमेंट कौन कौन है? 3, 4, 5, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट 3, 4, 5। तो ये हमारा बेटा हमने सारी चीजें बता दी। रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है। आसान समझ आ गया? दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुए हैं कुछ एलिमेंट्स। लेट कैपिटल आर विद रिलेशन ऑन ए। ए का मतलब है कि ए से ए ही रिलेशन डिफाइंड हुआ है, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है कि रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है, ओके बेटा। डिफाइंड बाय ए कॉमा बी। ए कॉमा बी दोनों ए से बिलोंग करते हैं। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो बी होना चाहिए वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, ओके। राइट एंड रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज। तो पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ए कॉमा बी, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल by A. B is exactly divisible by A and A, B दोनों सेट A से बिलोंग करते हैं, ओके। अब पहले तो हम निकाल लेते हैं एलिमेंट्स, राइट। तो B is exactly दोनों हमें कहाँ से उठाने? A से उठाने। तो पहले तो हम A का फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है। 1 को चेक करते हैं अब हर एलिमेंट के साथ कि 1 भैया किस किस से डिविजिबल है, राइट। ओके, हमें दोनों एलिमेंट्स कहाँ से उठाने? सेट A से। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, जैसे ये सेट ए है, ये सेट ए है, रिलेशन A to A डिफाइंड है, ठीक है। 1, 2, 3 अप टू 14 और यहाँ पे भी अप टू 6 तक ही है, चलो ठीक है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। सेट A to A रिलेशन है। अब ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। ए कॉमा बी में जो सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 क्या 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? ये बी है बच्चा, ये ए। तो सबसे पहले 1 को चेक किया, क्या 1 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? ऑफ कोर्स एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, राइट। तो 1, 1 तो है यहाँ, चलो भैया 1, 1 है, ठीक है। मैं 2 की बात करती हूँ, ठीक है। क्या 2 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? बिल्कुल है भैया, 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, तो बिल्कुल 2/1। हम पहले इस 1 से चेक करेंगे हर B के एलिमेंट को, क्योंकि हमें B इज एग्जैक्टली चेक करना है, ठीक है। तो A कॉमा B लिखना है, तो पहला एलिमेंट किसका होगा? सेट A का। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, तो पहला एलिमेंट हम सेट A का क्या यूज कर रहे हैं इस वक्त मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। हम सबसे पहले 1 पे चेक कर रहे हैं,
ठीक है, हम बी के हर एलिमेंट को सेट ए के 1 से चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो हमारा फिक्स हो चुका है फिलहाल, कितना 1। ठीक है, क्योंकि पहला हमें एलिमेंट जो स्मॉल ए है वो इधर से लेना है। ठीक है, अब 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, क्या 2 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है? ऑफ कोर्स डिविजिबल है, तो यानी कि ये हो गया 1 तो फिक्स, 2। ठीक है, क्या 3 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है? ऑफ कोर्स 3 इज डिविजिबल बाय 1, बिल्कुल। क्या 4 भी डिविजिबल है? यस। क्या 5 भी डिविजिबल है? यस। क्या 6 भी डिविजिबल है? यस। यानी कि 1 से तो भैया हर कोई नंबर डिविजिबल है, और हमने यही बोला था जो सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए दैट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। अब हम चलेंगे, ए की 1 खत्म। ठीक है, अब हम किस पे जा रहे हैं मेरा बच्चा? इसके सेकेंड एलिमेंट पे 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो जाएगा? 2 फिक्स हो गया, बहुत ध्यान से देखना। अब हम इस 2 से बी का हर एलिमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 2 2 से डिविजिबल है? यस। क्या 3 2 से डिविजिबल है? नो। क्या 4 2 से डिविजिबल है? यस। हमने ये तो बोला सेकेंड एलिमेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, तो आप चेक करो 2 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2, राइट। फिर हमने अगला चेक किया, 5 2 से डिविजिबल है? कतई नहीं। 6 2 से डिविजिबल है? यस। तो नेक्स्ट हो जाएगा 2, 6। तो 2 से हमारे पास इतने केसेस आए हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे अब 3 पे। अब हम किसको उठाएंगे भाई? 3 पे। ठीक है, अब हम हर एलिमेंट को 3 से चेक करेंगे। क्या 1 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 2 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 3 3 से डिविजिबल है? यस। क्या 4 3 से डिविजिबल है? नो। क्या 5 3 से डिविजिबल है? नो। क्या 6 3 से डिविजिबल है? यस। तो दैट शुड बी 3, 6। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं अगले एलिमेंट 4 पे। तो अगर मैंने यहाँ 4 फिक्स कर दिया तो मुझे 4 के साथ चेक करना है, राइट। 4 1 से डिविजिबल है? 4 तो है। क्या 1 4 से डिविजिबल है? नहीं। 2 4 से है? नहीं। पहली बात तो फर्स्ट एलिमेंट छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 4 के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन है, 4 5 है, राइट। तो 4 पे जाएंगे तो 4 इज डिविजिबल बाय 4। फिर अगला कोई होगा क्या? 5 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 6 4 से डिविजिबल है? नहीं। यानी कि मेरे पास 4 से सिर्फ एक ही एलिमेंट आ गया। ठीक है बच्चा, अगला हम चलेंगे 5। ठीक है, 5 से देखो 1 2 4 तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 5, 5। फिर सिमिलरली अगर मैं 6 पे जाऊंगी तो और कोई पॉसिबल नहीं है, तो अगला होगा 6, 6। यानी कि आप देख सकते हो रिलेशन में सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर्स है जहां पर जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 1 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 6, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट रोस्टर फॉर्म तो हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड डोमेन, तो डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, तो डोमेन में क्या होता है? सारे फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे बच्चा। फर्स्ट एलिमेंट में कौन है? बहुत बार तो 1 ही आ गया। फिर बेटा 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स पे 1 2 3 4 5 5 प्रेजेंट है। 6 भी है, ठीक है, तो सारे प्रेजेंट है। सेकेंड हमारा है रेंज, बताना था हमें थर्ड पार्ट में रेंज। तो रेंज में हमने क्या पढ़ा है? सारे सेकेंड एलिमेंट्स देख लेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऑल आर। ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो गया 1 2 3 4 5 6। एक से ज्यादा बार लिखा तो एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है सेट में, एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर्स आ चुके हैं बच्चा। रोस्टर फॉर्म में हम लेके आ गए हैं, डोमेन हमने लिख लिया है, रेंज हमने लिख लिया। समझ आ गया? आसान सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट, write the relation this x comma x cube where x is a prime number less than 10 in roster form। सिंपल ये लिखना है, तो बहुत ही आसान है, कर लें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x comma x cube, तो x और x cube, ठीक है। फिर बोला है x is a prime number less than 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर। तो 10 से छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7,
और कोई 2 से छोटे 10 से कौन कौन प्राइम नंबर होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 होता है? नहीं होता। 10 होता नहीं है, उसके बाद हमें जाना नहीं है। तो ये है, तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 3 क्यूब हो जाएगा 27, 5 क्यूब इज 125, 7 क्यूब इज 343। ठीक है, तो हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। x, x क्यूब मतलब 2, 8, फिर 3, 27, देन 5, 125, देन 7, बच्चा 343 आ गया। बस अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 2, 8, सेकेंड 3, 27, नेक्स्ट बेटा 5, 125, नेक्स्ट बच्चा 7, 343। ये सारे के सारे आ गए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेट ए में हमें x, y, z दिया है, सेट बी में 1, 2, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो बेटा अगर सेट ए का मैं कार्डिनल नंबर देखूं तो कितना है बेटा? 3। आप देख सकते हो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है। फिर सेट बी का कार्डिनल नंबर अगर मैं देखूं तो बेटा कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, 2 है। हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना होता है? 2 raised to the power m into n, 2 raised to the power m into n. What is m? Cardinal number of set A. What is n? Cardinal number of set B. So this will be 2 raised to the power m कितना है? 3, n कितना है? 2, 3 2s are 6, 2 raised to the power 6, आंसर is 64। खत्म। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हमें फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव 2.3। सो आई होप 2.2 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको समझ आए होंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। लेट्स वी आर गोइंग फॉर द एक्सरसाइज 2.3 एंड स्टार्ट करते विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस? यहाँ पे कौन से रिलेशंस हैं जो फंक्शंस हैं? गिव रीजंस। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी बताना है। तो शुरुआत करते विद द फर्स्ट पार्ट। अगर याद हो आपको, फंक्शन की डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में की थी कि सेट ए टू अगर सेट बी कोई भी फंक्शन डिफाइंड है तो पहली बात तो सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट हो, दूसरी बात सेट ए का एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से। ये बताया था, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं आज सेट ए की बात करूं तो सेट ए फिलहाल यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि हर एलिमेंट ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हमें बस यही चीज चेक करनी है कि क्या हर एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट है या ना, सिर्फ यही चेक करना है। तो बेटा 2 1 से कनेक्टेड है तो हमें चेक करना है क्या 2 किसी और से कनेक्टेड है? नहीं है भाई। 5 1 से कनेक्टेड है तो क्या 5 किसी और से कनेक्टेड है? नहीं है। फिर बेटा 8 1 के साथ कनेक्शन बना रहा है तो क्या 8 किसी और के साथ बना रहा है? नहीं। 11 1 के साथ बना रहा है तो क्या 11 किसी और के साथ बना रहा है? नहीं। 14 बेटा 1 के साथ कनेक्शन बनाया है तो क्या 14 किसी और के साथ बनाया है? नहीं। 17 1 के साथ बना लिया है तो क्या आप 17 किसी और के साथ बनाया है? नहीं। तो हमने ये देखा कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। ठीक है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज मतलब उसने एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्शन बनाया है, राइट। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही बोलती है कि अगर हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है या वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्टेड है तो उस केस में हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बस हम यहां लिखेंगे एवरी एलिमेंट has unique image। हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, ये हमने रीजन दे दिया। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ये हमने बता दिया कि भैया हर किसी का यूनिक इमेज है तो ये रिलेशन फंक्शन होगा। इफ इट इज अ फंक्शन दैट डिटरमाइंस डोमेन एंड रेंज। तो मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छे से आता है। अगर फंक्शन है तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? जैसे मेरा बच्चा रिलेशन में होता था वहां भी यहीं पे भी सेम है। हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 2 5 8 11 14 17। ठीक है, तो लिख लेते हैं 2 5 8 11
14, 17। ठीक है, फिर रेंज ऑफ फंक्शन में क्या पढ़ा है हमने, हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट। तो हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट कौन है, 1 1 1 1 1 1, एक ही है, ये रेंज आ गई। ओके, फर्स्ट पार्ट डन, फाइन। अब हम चलते हैं मेरा बच्चा अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। यहां पे शुरुआत करी, 2 1 से कनेक्टेड है, क्या 2 किसी और के साथ कनेक्शन बना रहा है, फिलहाल तो नहीं। 4 2 के साथ बनाया है, तो 4 ने किसी और के साथ बनाया है, नहीं। 6 ने 3 के साथ बनाया है, तो 6 ने किसी और के साथ बनाया है, नहीं। 8 ने 4 के साथ कनेक्शन बनाया है, तो 8 ने किसी और के साथ बनाया है, नहीं। 10 ने 5 के साथ कनेक्शन बनाया है, तो 10 ने किसी और के साथ बनाया है, नहीं। 12 ने 6 के साथ कनेक्शन बनाया, तो 12 ने किसी और के साथ बनाया है, नहीं। 14 ने 7 के साथ बनाया, तो 14 ने किसी और के साथ बनाया है, नहीं। तो वी कैन सी दैट एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, राइट। यहां पर भी एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, so that's why this relation is a function। ठीक है बच्चा, इस तरीके से वी हैव टू गिव रीजन ना। अब हमें क्या बताना है इसका, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ फंक्शन कैसे बताया था, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो कौन कौन है, 2 4 6, लिख लेती हूं, 2 4 6, 2 4 6, 8 10 12 14, 8 10 12 14, ये डोमेन हो गया। फिर बच्चा हमें रेंज बताना था। तो रेंज ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूंगी, तो रेंज में आएंगे सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इजी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट कर दिए। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखा बहुत ध्यान से देखना बेटा, 1 ने 3 के साथ बनाया, क्या 1 ने किसी और के साथ बनाया, यस, ये निकल गया ना दगाबाज। कैसे भैया, हमने कहा था कि एक ही के साथ कनेक्शन बनाओ, ये निकला बदतमीज, इसने 1 ने 3 के साथ भी बना दिया, 1 ने 5 के साथ भी बना दिया। दिस इज नॉट अलाउड। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज ऑफ 1 क्या है, तो आप बताओगे मैम इमेज ऑफ 1 तो 3 भी है और 5 भी है। लेकिन हमने कहा था कि इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक, यानी कि सिर्फ एक आंसर होना चाहिए था। यहाँ पे दो दो आंसर्स हैं, तो 1,3 एंड 1,5, तो यहाँ पे एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में, तो हम यहां लिखेंगे थर्ड पार्ट, 1,3 भी आर से बिलोंग कर रहा है एंड 1,5 भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो वील राइट इमेज ऑफ 1 इज नॉट यूनिक। यहां पे जो 1 की इमेज है वो यूनिक नहीं है। देखो इमेज ऑफ 1 1,3 भी है, 1,5 भी है। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये मेरा बच्चा फंक्शन नहीं है, और फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज हमें बतानी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था इफ इट इज अ फंक्शन देन डिस्क्राइब इट्स डोमेन एंड रेंज। इजी, बढ़े आगे। नेक्स्ट, find the domain and range of the following real functions। they are important questions बच्चा। 2.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स पे आने लायक इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो हमने देखा कि ये रियल फंक्शंस है। बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी रियल फंक्शंस का मतलब बताया था, रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब भी बताया था। अगर किसी फंक्शन की रेंज रियल है तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते थे, और अगर किसी फंक्शन की रेंज के साथ डोमेन भी रियल है तो उन फंक्शंस को रियल फंक्शंस बोलते थे। तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि रियल फंक्शंस है। रियल फंक्शंस का मतलब क्या होगा, जो डोमेन और रेंज होना चाहिए, या तो वो रियल नंबर्स होने चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे माइनस मॉड एक्स। ठीक है, यू विल राइट एफ एक्स इज अ रियल फंक्शन ठीक है, देन डोमेन
एंड रेंज क्या होनी चाहिए, आर रियल नंबर्स। बिलोंग्स टू व्हाट, या तो रियल और सबसेट ऑफ रियल, सिंपल। या तो रियल नंबर्स होगा या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो ये तो हमें पहली चीज हमें बतानी ही बतानी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स है। अगर मॉड एक्स है तो हमने पढ़ लिया है बच्चा मॉडुलस फंक्शन लेक्चर नंबर 1 में, राइट। तो यहाँ पे हम एक्स की तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हमने कहा कि एफ एक्स हमारे पास माइनस मॉडुलस एक्स है तो यहाँ पे एक्स के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, राइट। तो जो डोमेन हो जाएगा दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, हम एक्स की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं, राइट। अब उसके बाद आती है रेंज की बारी। तो रेंज क्या होता है बेटा, इस फंक्शन की वैल्यू। डोमेन क्या होता था, इसमें बैठे वेरिएबल की यानी कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। तो एक्स की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। अब रेंज होता है इस एक्सप्रेशन की पॉसिबल वैल्यूज। अब अगर हमको याद हो कि अगर जैसे हमारा एक्स है और ये माइनस मॉडुलस एक्स है, बहुत ध्यान से देखना। तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने 2 ली तो ये हो जाएगा माइनस मॉडुलस 2, और मॉडुलस ऑफ 2 कितना होता है 2 माइनस 2। फिर मैंने अगर 1 ली तो मॉडुलस ऑफ 1 इज 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1। फिर 0 ली तो माइनस मॉडुलस ऑफ 0 इज 0। फिर माइनस 1 ली, बहुत ध्यान से देखना, हम कुछ भी वैल्यू चेक करें। जब माइनस 1 लूंगी तो माइनस 1 का मॉडुलस कितना होता है, याद करो, +1 बताया था लेक्चर नंबर 1 में। माइनस 2 का मॉडुलस +2, याद करो जो मॉडुलस फंक्शन होता था उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती थी या 0 आती थी, याद आ रहा है। मॉडुलस फंक्शन की लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने पढ़ा था कि या तो इसकी वैल्यू 0 होती थी या पॉजिटिव होती थी। -2 का मॉड +2, -3 का मॉड +3, -4 का मॉड +4, -5 का मॉड +5, 2 का मॉड +2, 3 का मॉड +3। तो आप अंदर कुछ भी कंटेंट डालोगे, वैल्यू बाहर निकल के क्या आती थी, पॉजिटिव आती थी, और 0 डालने पे 0 आती थी। तो यानी कि उस फंक्शन की जो वैल्यू थी या तो वो 0 आती थी या पॉजिटिव आती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी -1 का मॉड क्या हो जाएगा, +1, +1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, -2, -2 का मॉड +2, +2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2। तो वी कैन सी दैट कि जो आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मिनिमम यानी कि मैक्सिमम 0 है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये 0 हो रही है, ठीक है। और हमेशा वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। क्या कभी पॉजिटिव आ रही है, नहीं आ रही है बच्चा, या तो 0 आ रही है या नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, राइट। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो 0 है कि पॉजिटिव जा नहीं रही, और नेगेटिव तो कितनी भी हो सकती है बिकॉज रियल वैल्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ कहेंगे जो रेंज हो जाएगा वो मैक्सिमम तो 0 है, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, और मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है, तो -∞, पीछे से -∞, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है, मिनिमम वैल्यू -∞, तो दिस इज द रेंज -∞ से 0। बेटा इन्फिनिटी कोई नंबर डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब -∞ इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। 0 हमारा आंसर का पार्ट है, इसलिए हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 0 इज इंक्लूडेड, 0 इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर, ठीक है। तो जब भी मैं क्लोज ब्रैकेट बना रही हूं इसका मतलब वो वैल्यू भी इंक्लूडेड है। अगर मैं ओपन ब्रैकेट बना रही हूं मेरा बच्चा तो वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, ओके। तो ये आपकी रेंज आ गई। डोमेन हो गया ऑल आर रियल नंबर्स एंड रेंज आ गई -∞ से 0। समझ आ गई मेरी बच्चा बात, सबको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x², ठीक है। अब याद करो लेक्चर नंबर 1 में, क्योंकि हमें डोमेन निकालते वक्त हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, तो जैसे ही स्क्वायर रूट दिखेगा तो हमने क्या पढ़ा था, बिकॉज ये भी एक रियल फंक्शन है। क्वेश्चन ने बोला है रियल फंक्शन है, तो जो डोमेन होगा एंड रेंज होगा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल और सबसेट ऑफ रियल, यानी कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो रियल आएंगी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में कि हम जब भी डोमेन देखते हैं तो जैसे ही स्क्वायर रूट देखेंगे तो हमने पढ़ा था कि भैया स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा है
दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद आया लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर रियल नंबर डिफाइंड होना है तो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वेश्चन भी किया था ऐसा, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। तो बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 9 राइट में जाएगा मेरा बच्चा तो -9 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, हाँ या ना। तो मैं लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर -9 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, है या नहीं। फिर बेटा ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, है या नहीं। अब हमने इसको सॉल्व करना भी सीखा था, याद बताती हूँ, ठीक है। कैसे हम एक नंबर लाइन बनाते थे, ठीक है। एक बार x प्लस 3 को 0 करते तो x की वैल्यू -3, एक बार बच्चे x माइनस 3 को 0 करते तो x की वैल्यू +3, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि यह इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे फील्ड सर्कल लेंगे, बिकॉज -3 और 3 हमारा आंसर का पार्ट होगा, बिकॉज इक्वल टू 0 भी लिखा है। अब हमें x की वो वैल्यू तलाशनी है जब मैं यहां पुट करूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रोडक्ट होने पे लेस देन या इक्वल टू 0 आए, यानी कि नेगेटिव आए या 0 के इक्वल आए, राइट। तो उसका निकालने का मेरा बच्चा, मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी तरीका बताया था। हम इस तरीके से नंबर लाइन पे पॉइंट्स ले लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स ने जो कितने इंटरवल में डिवाइड किया है इस नंबर लाइन को, 3 इंटरवल्स में। तो हमें ये देखना है कि x की हर इंटरवल में एक वैल्यू उठाएंगे। सबसे पहले लेते हैं 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी हमने कोई भी वैल्यू ले ली, 3 इंटरवल्स लेने, x ग्रेटर देन 3, -3 से 3 और x लेस देन -3, 3 से बड़ी -3 से 3 लेस देन -3, ओके। अब जब ग्रेटर देन 3 लिया तो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, ले लिया, चलो 4, कुछ भी ले सकते थे, आपकी इच्छा। जब हमने 4 लिया तो यहाँ 4 पुट किया, 4 + 3 4 -3, वैल्यू पुट करो, 4 + 3 4 -3, 4 + 3 7 4 -3 1 7। ये ग्रेटर देन है कि लेस देन, ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि पॉजिटिव आया है तो 3 से बड़ी वैल्यू पे क्या आ रही है, पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव आया है तो मैं इधर प्लस का साइन बना दूंगी, ठीक है। अब -3 से 3 प्रोसीजर समझना बच्चा, -3 से 3 कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो मैंने ले ली एक्स की वैल्यू 0, ठीक है। 0 ली तो यहां पे 0 पुट कर देंगे, इसी जगह 0 + 3 इंटू 0 -3, दिस इज +3 -3 -9 लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब -3 से छोटा, -3 से छोटा कुछ भी ले लो, x इज इक्वल टू -4, जब -4 लेंगे तो -4 + 3 -4 -3 -1 -7 +7 ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ये बेसिकली बेटा रफ वर्क करके दिखा रही हूं मैं आपको, है ना। आपको ये एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है जो ये राइट साइड वाला पोर्शन किया है, तो मैंने आपको रफली सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। अब मुझे देखना था कि भाई एक्स की कौन सी वैल्यूज पे ये लेस देन 0 है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव कब आ रहा है, माइनस कब आ रहा है, -3 से 3 कब आ रहा है मेरा बच्चा, -3 से 3, -3 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, तो बस जो मेरी डोमेन हो जाएगी -3 से +3, क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया है, -3 भी आंसर का पार्ट है, +3 भी आंसर का पार्ट है मेरा बच्चा, और इसके बीच में सारी वैल्यूज भी आंसर का पार्ट है, समझ आ गया। तो हमने इस तरीके से इंटरवल डिफाइंड कर दिया, ओके। तो -3 से 3 आपका आंसर हो गया, ओके। तो डोमेन आ चुका है। तो आपको स्कूल एग्जाम्स में इतना ही दिखाना है, आप इसके बाद इतना लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। ये कैसे आया आप इस तरीके से रफ में जाके देख सकते हो, ओके, ठीक है। तो हमारा डोमेन आ चुका है, दिस इज योर डोमेन, ठीक है। अब हमें रेंज पे जाना है, रेंज तो डोमेन से ही रेंज डिसाइड होती है, राइट। तो चलो एक्स रेंज,
अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना? यस। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -3 से +3 जा सकती है, ले लिया। इसके बीच में -2, -1, 0, 1, 2 ये सब आएगा, और ये भी बोल सकते मैम 1.1, 1.2 बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9, x की वैल्यू -3 का स्क्वायर, 9 - 9 0। फिर बेटा यहाँ पे -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर, 9 - 4 √5। फिर बेटा -1 पुट करेंगे, 9 - 1 का स्क्वायर 1 √8। फिर बच्चा 0 पुट करेंगे, √9 दिस इज 3। ठीक है ना, मैं वैल्यूज पुट करती जा रही हूँ। फिर बेटा 1 पुट करेंगे, √8। फिर 2 पुट करेंगे, √5। फिर 3 पुट करेंगे, 0। तो हम ये देख रहे हैं जो वैल्यूज आ रही है 0, √5, √8, 3, फिर √8, √5, 0। तो यहाँ पे देखो वैल्यू बेटा रिपीट होना शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि आपके 0 से लेके 3 तक जा रही है और फिर डिक्रीज होके वापस 0 तक आ रही है। ठीक है ना, -3 से 3 के बीच में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 0 से शुरुआत तो ये वैल्यू बढ़ी, √5, √8, 3 पे पहुंची, फिर वापस से वैल्यू गिरने लगी, √8, √5, 0। यानी कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 0, मैक्सिमम कहां तक जा रही है, 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू बेटा 0, 0 आंसर का पार्ट है, यस, तो बच्चा क्लोज ब्रैकेट आएगा। मैक्सिमम जा रही है 3 तक, 3 भी आंसर का पार्ट है, यस, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने रेंज निकाली। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बहुत ज्यादा, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चा। सेकेंड पार्ट दोनों हो चुके हैं, बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। A function f is defined by fx is equal to 2x minus 5. Write down the values of. तो values निकालिए, फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। What is the function 2x minus 5? तो फर्स्ट पार्ट f of 0, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 - 5 and answer is -5. तो this is your f of 0. फिर सेकेंड पार्ट f of 7, तो 2 × 7, बस x की जगह 7 पुट कर दिया। ये पढ़ा था ना हमने, x की जगह बस वैल्यू पुट करनी है, f of 0 में x की जगह 0, f of 7 में x की जगह 7। ठीक है, 2 × 7 = 14 -5 एंड आंसर इज 9। ठीक है, थर्ड पार्ट f of -3, तो बेटा x की जगह क्या पुट कर देंगे, -3, तो 2 × x की जगह -3 फिर -5, दिस इज -6 -5 एंड आंसर इज -11। Simple. ठीक है, let's move. Next we have the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit. ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से कनेक्ट करके दिखा रहा है। ठीक है, is defined by this. तो find first part t of 0. तो देखो बेटा, हमारे पास t of c 9c/5 + 32 है या नहीं? ठीक है, तो अब अगर हम यहां करें तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बच्चा, t of 0, तो कुछ भी नहीं करना है, c की जगह 0 बोल दिया, यानी कि हमको यहां बस 0 पुट करना है, c की जगह 0/5 + 32, तो 0/5 इज 0 + 32 एंड आंसर विल बी 32। ठीक है, सेकेंड पार्ट t of 28, t of 28, तो बस बेटा हमारे पास जो c/5 + 32 था, तो बस बेटा c की जगह क्या पुट कर दिया, 28/5 + 32, 9 8 = 72, 2 कैरी 7, 9 2 = 18, 18 और 7 25। ठीक है, /5 + 32, दिस इज 252 + 5 2 = 10, 0 कैरी 1, 5 3 = 15, 16/5, दिस इज 2 6 5 11, 224/5, 4/2/5। ठीक है, थर्ड पार्ट t of -10, t of -10, तो इसका मतलब क्या है बच्चा कि c की जगह हमें क्या पुट कर देना है, -10 पुट कर देना है, तो 9c/5 था, 9c/5 + 32, तो c की जगह -10।
ठीक है, तो 5 2 जा 9 2 जा 18 प्लस 32, 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 1 2, 14। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू बताइए अगर टी ऑफ सी 2212 दिया है। देखना हमारा जो टी ऑफ सी था वो कितना था, 9/5 सी प्लस 32, यही था क्वेश्चन ने। बच्चा आपको क्या बोला कि हमें सी बताइए जब टी ऑफ सी 212 है, टी ऑफ सी 212, इसकी वैल्यू इस बार दे दी है तो बस पुट कर दी। 212 इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, सी हमें निकालना है तो बस पहले इधर लेके गए। 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c बाय 5, 2 माइनस 2 0, 21 माइनस 3 18, ठीक है, 9c/5। तो बेटा c की वैल्यू निकालनी है तो 180 इंटू 5 बाय 9 इज इक्वल टू c, 5 9 नीचे, 9 20 सो t इज इक्वल टू 100। आंसर आ गया। ठीक है, तो बस हमें ये देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें हर किसी की रेंज फाइंड आउट करनी है, तो स्टार्ट करते विद द फर्स्ट पार्ट, फंक्शन एफ एक्स 2 माइनस 3x। बेटा यहाँ पे एक तो हर कोई रियल फंक्शन है एंड एक्स ग्रेटर देन 0। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू रियल। यहाँ पे आपको क्लियर कट बोला है फर्स्ट पार्ट में कि एक्स रियल है, यानी कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि डोमेन एंड रेंज दोनों रियल होगी। रेंज निकालनी है, डोमेन आपको दी हुई है। व्हाट इज डोमेन? एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब समझना, एक्स तो 0 से बड़ा है। ठीक है, यहां पूछा है 2 माइनस 3x का वैल्यू। अब मैं आपको चीज बताऊं, जैसे 7 ग्रेटर देन 5 होता है, आप बोलोगे मैम बिल्कुल होता है, कौन सी नई बात बताई है। अब मैं अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ, तो -1 इंटू 7 -7, -1 इंटू 5 इज -5। अब कौन बड़ा है? तो -5 बड़ा है -7 से, है ना। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल रही है। ग्रेटर देन था, क्या बन गया? लेस देन। बच्चा ये साइन ऐसा था, ग्रेटर देन का क्या बन गया? लेस देन। तो यानी कि अगर मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करूं नेगेटिव नंबर से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। पॉजिटिव से करके देख लेते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, नहीं बदला, 14 ही है। यानी कि अगर यहाँ ग्रेटर देन था तो यहाँ भी ग्रेटर देन है, यानी कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। ठीक है दोनों साइड में प्लस कर दूं 2, 7 + 2 9, 5 + 2 7, तो अभी भी 9 ग्रेटर देन 7 है। यानी कि अगर मैं दोनों साइड प्लस या माइनस कर दूं कोई भी नंबर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रह रही है। पहले ग्रेटर देन थी, बाद में भी ग्रेटर देन है। थोड़ा बेसिक समझ आया, इसका यूज करना है कैसे। अब मुझे एक्स ग्रेटर देन 0 था, मुझे रेंज बतानी है, मतलब इस एक्स फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो एक्स के साथ यहाँ पे क्या है? माइनस, पहले 3 है तो 3 मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू 3, 0 इंटू 3, 3 पॉजिटिव नंबर है ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो ये 3x हो गया और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब -3x चाहिए, यानी कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इंटू -1 इंटू -1, तो 3x इंटू -1 -3x, 0 इंटू -1 इज 0, ग्रेटर देन क्या बन गया? लेस देन। बच्चा ग्रेटर देन क्या बन गया? लेस देन। अब यहाँ पे कितना है? 2 है, तो इधर भी +2 कर दो। प्लस करने पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता भैया। तो 2 - 3x, 0 + 2 लेस देन 2, तो यह आपका क्या हो गया? यानी कि 2 - 3x की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होगी। क्या होगी? हमेशा 2 से छोटी होगी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 2 आंसर का पार्ट है नहीं है, ओपन ब्रैकेट। समझ में आया? इस बार इक्वल टू नहीं है ना बच्चा, यहाँ पे
इक्वल टू नहीं है यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई, लेस देन कुछ भी हो सकती है माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 2 से छोटा होगा। जो भी आंसर होगा वो 2 से छोटा होगा, 2 भी आंसर का पार्ट नहीं होगा, इसलिए बेटा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग गया। दिस इज द रेंज। क्लियर? तो ये हमारी रेंज हो गई। फर्स्ट पार्ट का समझ में आ गई। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज एक्स इज अ रियल नंबर। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। एक्स इज अ रियल नंबर। आप समझना एक्स रियल है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कभी भी निकालती हूँ, किसी भी नंबर का स्क्वायर, हम -1 का स्क्वायर करें 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करें 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करें 9 आएगा, -2 का स्क्वायर करें 4 आएगा, यानी और 0 का स्क्वायर करें 0 आएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे हमने एक्स लिया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हम लेते जा रहे हैं लगातार, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 1 4 9 16, यानी कि वैल्यू मिनिमम तो 0 हो रही है, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। कभी नेगेटिव आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, कभी भी नेगेटिव आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक्स रियल है, इसलिए जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो 0 या 0 से बड़ी आएगी। किससे बड़ी आएगी? 0 या 0 से बड़ी। मिनिमम कितनी हो रही है? 0, और वैल्यू हमेशा इससे बढ़ी जा रही है। लेकिन √2 का लेंगे तो 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √4 का स्क्वायर 4 आएगा, -√2 का स्क्वायर +2 आएगा, राइट। तो यानी कि वैल्यू मिनिमम 0, नेगेटिव तो कभी नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसने बोला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दे। हमने सीखा ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गई, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। क्योंकि 2 आंसर का पार्ट है तो क्लोज ब्रैकेट 2 के साथ मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकता है, तो ये आपकी रेंज आ गई। ठीक है बच्चा, समझ आ गया? चलो थर्ड पार्ट क्या था, एफ ऑफ एक्स इज एक्स, एक्स इज रियल नंबर, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये क्या बोलता है, या याद करो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन रेंज बता रखी हूं मैं। तो यहाँ पे एक्स रियल है, तो पहले बोलो जैसे एक्स है तो एफ ऑफ एक्स भी एक्स है। इसने बोला अगर एक्स 1 है तो ये भी 1, 2 है तो ये भी 2 -1 -1 3 3 -3 -3, तो जो एक्स है वही हमारा फंक्शन की वैल्यू आ रही है। यानी कि अगर एक्स रियल है तो जो रेंज हो जाएगा वो भी रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। कोई चैलेंज? चलो तो ये हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए बच्चा, डोमेन रेंज जो क्वेश्चन ने पूछा था रेंज। नेक्स्ट वी हैव लास्ट एक्सरसाइज, मिससेलेनियस एक्सरसाइज, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी ट्रिकी होती है कि नहीं? करेक्ट क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के साथ, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मैंने इस एक्सरसाइज के भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किए हैं, ठीक है। तो हमें इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन देखती बत्ती जलनी चाहिए क्या, कि भैया एक्स की वो वैल्यू उठानी है जो इस फंक्शन की वैल्यू को रियल बना दे। अब जैसे ही हमने फ्रैक्शन देखा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, याद करो रैशनल फंक्शन लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था कि अगर रैशनल फंक्शन आता है, कभी भी नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आता है, तुरंत बत्ती जलनी चाहिए क्या, कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0, दैट्स ऑल। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। बस इसका ध्यान रखना है कि भैया एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो। तो बस सॉल्व किया, -6x माइनस 2x प्लस 12 शुड नॉट बी 0, x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6 दैट शुड नॉट बी 0। ये हो गया x माइनस 2 इंटू x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती और x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। x माइनस 6 शुड नॉट बी 0, तो x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। बाकी भाई तुम कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यानी कि x की सारी वैल्यूज अलाउड है एक्सेप्ट 6 एंड 2, आगे डोमेन खत्म, इजी। नेक्स्ट, find the domain and range of the function defined by this modulus of x minus 1, so square root of x minus 1। तो जैसे ही हमने देखा कि एफ एक्स कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1,
तो जैसे ही स्क्वायर रूट देखा तुरंत क्लिक होना चाहिए क्या कि भैया स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट के जो अंदर लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तुरंत क्लिक करना चाहिए बच्चा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे ये x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब माइनस 1 उधर जाएगा तो 0 प्लस 1, ये आपका डोमेन आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। तो अगर डोमेन की बात करें तो 1 इंक्लूडेड है, हाँ जी 1 या 1 से बड़ी अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन आ गया। तो अब रेंज की बात करते हैं, रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन है तो यानी कि रेंज रियल होनी चाहिए, उसके लिए x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब रेंज की बात करें तो हमारा x अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 या 1 से बड़ा, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे लेते जाएंगे, है कि नहीं। अब अंडर रूट 1 माइनस 1 0, अंडर रूट 2 माइनस 1 1, अंडर रूट 3 माइनस 1 रूट 2, उस ऑर्डर में लिखते हैं 1 2 3, 4 पुट करेंगे अंडर रूट 4 माइनस 1 रूट 3, 5 अंडर रूट 5 माइनस 1 रूट 4। तो अब ये देख रहे हैं कि वैल्यू 0 से बढ़ती चली जा रही है, 1 आ रही है, फिर रूट 2 होता है 1.414, रूट 3 होता है 1.73, रूट 4 होता है 2, यानी कि वैल्यू 0 से लेके बढ़ती ही जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखूं तो 0 है, 0 आंसर का पार्ट है, यस। और गाड़ी के रुकेगी क्या, नहीं भैया बढ़ती ही चली जाएगी, 6 7 8 जितनी जाएगी, तो अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन 0 या 0 से बढ़ता चला जाएगा, तो 0 आंसर का पार्ट है, यस, अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 भी आंसर का पार्ट था। तो ये आपका डोमेन आ चुका है एंड दिस इज योर रेंज। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। जैसे ही रियल बोल दे तुरंत पहले तो लाइन लिखो, डोमेन एंड रेंज values are real number value, रियल नंबर्स जो भी होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। क्यों, क्योंकि fx as fx is a real function, क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो जो डोमेन और रेंज होगा वो क्या होगा मेरा बच्चा, रियल नंबर वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब डिफाइंड बाय फंक्शन की तरफ जाए, fx मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन का अगर फंक्शन याद करें तो उसकी डोमेन क्या होती थी, x की तो कोई भी वैल्यू ले सकते थे। लेक्चर नंबर 1 अगर याद हो तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 जो होता था, जो मॉड्यूलस ऑफ x होता था, मॉड्यूलस फंक्शन की जो डोमेन होती थी जिसमें x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते थे, यहाँ भी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगी वो तो कुछ भी हो जाएगी, डोमेन तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। अब रेंज की बात करें अब जरा देखना, मैं अगर बात करूं ये x है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, तो मैंने कुछ भी लिया तो -3 -2 -1 0 1 2 3, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कुछ भी ले लो। ठीक है, अब -3 पुट किया तो -3 -1, x की वैल्यू -3, -4 का मॉड्यूलस +4, बताया था इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही निकल के आती है अंदर नेगेटिव हो तो भी, राइट। -2 पुट किया तो x की वैल्यू -2 -1 विच इज -3, वैल्यू इज +3। -1 पुट किया तो -1 -1 विच इज मॉड्यूलस ऑफ -2 +2, फिर 0 पुट किया तो 0 -1 मॉड्यूलस ऑफ -1 इज +1, फिर बच्चा 1 पुट किया तो 1 -1 मॉड्यूलस ऑफ 1 इज 0, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ 0 इज 0, फिर बच्चा 2 पुट किया 2 -1 मॉड्यूलस ऑफ 1 इज 1, 3 पुट किया 3 -1 का मॉड्यूलस ऑफ 2 इज 2। तो वी कैन सी दैट कि वैल्यू फिर से रिपीट होना चालू हो रही है, 4 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है 0 और मैक्सिमम तो कहीं तक भी जा सकती है, हाँ या ना। तो जो हमारी रेंज आएगी उसमें मिनिमम तो कितनी हो गई, 0 आंसर का पार्ट है, यस, तो क्लोज ब्रैकेट, और पॉजिटिव में कहीं तक भी जा सकती है कि रियल नंबर का कुछ कोई डेफिनेट कितनी भी वैल्यू हो सकती है, तो 0 टू इन्फिनिटी, खत्म, यानी कि जो हमारी वैल्यू की 0 या 0 से बड़ी होगी। समझ आ गया। तो दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर रेंज। ठीक है बच्चा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है f x x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल, बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। ये फंक्शन r से r डिफाइंड है, यानी कि डोमेन भी r है, कोडोमेन भी r है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब मेरी पूरी बात सुनना, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन की बात करें
तो हमारा जो डोमेन है वो R है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, और रेंज उसने पूछी है, तो पहले तो इस रिलेशन को हमें रेंज, फंक्शन की रेंज निकालने के लिए, अब एक बात बताओ, अगर x की कोई भी वैल्यू ले तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें, हम x वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन 2, ठीक है। 0 लेते हैं तो 0 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0, वैल्यू 0। अगर -1 लेते हैं तो भी -1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -1 का स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज 1 अपॉन 2, ठीक है। -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -2 का स्क्वायर, 4 अपॉन 1 प्लस 4, 4 अपॉन 5। चलो और ले लो, 3 ले लिया, 3 स्क्वायर 9 अपॉन 1 प्लस 9, -3 ले लिया तो 9 अपॉन 10। तो हम ये देख रहे हैं बेटा कि जो रेंज आ रही है कभी नेगेटिव तो हो नहीं रही, बिकॉज एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बना दे रहा है, तो मिनिमम तो 0 हो रही है, मिनिमम तो क्या हो रही है, 0 हो रही है, नेगेटिव नहीं आ रही। और अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखो हमेशा फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, 1/2, 1/2, 4/5, 9/10, तो यू कैन सी दैट ऊपर वाला नंबर 1 कम हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो हमेशा बड़ा हो रहा है। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो रहा है, 2, 4 है तो 5, 1 है तो 2, 9 है तो 10, ऊपर अगर 15 होगा तो नीचे 16, ऊपर 17 होगा तो नीचे 18, ऊपर 22 होगा तो नीचे 23 होगा, एक बड़ा। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, आप यहाँ देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है, हाँ या ना। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो वो मिनिमम तो कितनी हो रही है, 0 तो होगी बिल्कुल। और क्या कभी 1 आएगा, नहीं, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा होगा एक डिनोमिनेटर से, तो 1 भी नहीं आएगा, लेकिन 1 से छोटा आएगा। तो 1 आंसर का पार्ट नहीं है, इसलिए 1 पे ओपन ब्रैकेट, लेकिन हमेशा फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है। हो गया, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए जो वैल्यू घूमेगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 भी हो सकती है, 1 आंसर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फंक्शन एफ जी आर टू आर बी डिफाइंड एज रेस्पेक्टिवली एफ एक्स हमें x प्लस 1 दिया है, जी एक्स हमें 2x माइनस 3 दिया है, वी हैव टू फाइंड f प्लस जी। तो बेटा f प्लस जी का मतलब है कि दोनों फंक्शंस को ऐड कर दो, एफ एक्स प्लस जी एक्स। वॉट इज एफ एक्स बेटा, x प्लस 1, वॉट इज जी एक्स बेटा, 2x माइनस 3। एफ एक्स है हमारा x प्लस 1, जी एक्स है 2x माइनस 3, प्लस करेंगे 2x प्लस x 3x, 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। फिर बेटा f प्लस जी हो गया, अब हमें क्या निकालना है, f माइनस जी, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। वॉट इज एफ एक्स, एक्स प्लस 1, वॉट इज जी एक्स, 2x माइनस 3, ब्रैकेट ओपन, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3, तो x माइनस 2x हो गया माइनस x, 1 प्लस 3 हो गया 4, तो ये आपका आ गया f माइनस जी, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चा, f अपॉन जी, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। वॉट इज एफ एक्स, एक्स प्लस 1, वॉट इज जी एक्स, दिस इज योर x प्लस 1, वॉट इज जी एक्स, 2x माइनस 3, ठीक है। यहां पे बच्चा 2x माइनस 3 डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो ये आपका f अपॉन जी आ गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक फंक्शन, एक सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 1 5 9 11 15 16, फंक्शन दिया है 1 4 5 2 9 3 1 4 5 2 11, आर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। फॉलोइंग, फर्स्ट, f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन के लिए सेट ए टू सेट बी बोला है, तो रिलेशन में खाली हमें अगर सेट ए टू सेट बी रिलेशन है तो फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी होना चाहिए, इतना ही होता है रिलेशन में। चेक कर लेते हैं, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 2 है। सेट बी की बात करें, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी होना चाहिए, तो 5 9 1 5 11, 5 9 1 11 और
591 है, 591 है, फिर 5 आ गया, 5 है ऑलरेडी, 11, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्रॉम सेट ए है एंड हर सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी है. तो वी हैव टू राइट दिस. फर्स्ट पार्ट में एवरी फर्स्ट एलिमेंट, या फिर ऐसे लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, ordered pair is from set A, and second element from every ordered pair is from set B. इसीलिए F is a relation from A to B. F is a relation from A to B. ओके, ठीक है, बड़े आगे. फिर बी पार्ट में क्या बोला है? F is a function. फंक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? पहली बात तो जो अगर A to B है तो सेट A का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए, राइट? तो सेट A में कौन कौन थे बच्चा? 1 2 3 4. तो 1 2 3 4, यस, हर एलिमेंट यूज हुआ है, ठीक है. उसके बाद फिर यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए. एवरी फर्स्ट एलिमेंट, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए. देखते हैं 1 5 से कनेक्टेड है, तो क्या 1 किसी और से कनेक्टेड है? नो. 2 9 से कनेक्टेड है, तो 2 किसी और से कनेक्टेड है? हाँ जी, डिफेक्ट हो गया. 2 9 बी एफ से बिलोंग कर रहा है, और 2 11 बी एफ से बिलोंग कर रहा है. कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है. तो यानी कि इमेज ऑफ 2 इज नॉट यूनिक. 2 की इमेज यूनिक नहीं है. दैट्स व्हाई दिस एफ इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है बच्चा? ओके, नेक्स्ट. ए सेट हमें दिया है 9 10 11 12 13. लेट फंक्शन ए टू एन. ए डोमेन है, कैपिटल N, कोडोमेन है, विच इज नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय f of n, the highest prime factor of n. Okay, what is your f of n? Highest prime factor of n. और जो हमें डोमेन उठानी है वो सेट ए से उठानी है. सेट ए में 9 10 11 12 13. तो ठीक है, सेट ए से हम n उठाएंगे और नेचुरल नंबर होगा f of n, कोडोमेन. सेट ए में कौन कौन है? 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13. तो अगर f of 9 में बोलती हूँ, ध्यान से देखना, तो f of 9 मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. तो 9 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 1 3 9. हाईएस्ट प्राइम 9 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3. करेक्ट. 10 की बात करते हैं. 10 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 2 5 10. तो 10 प्राइम नहीं है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5. ठीक है. देन 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 11 इटसेल्फ अ प्राइम फैक्टर. 12 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 6. ठीक है, लिख लेते हैं 12 के फैक्टर्स. बहुत सारे होते हैं. 1 2 3 4 5 नहीं होता, 6 7 नहीं होता, 8 9 10 11 12. यही है सारे. 7 होता है? नहीं. 8 होता है? नहीं. ठीक है. 9 होता है? नहीं. 10 नो, 11 नो, 12 नो. अब इसमें प्राइम फैक्टर कौन सा है हाईएस्ट? 3. 4 6 12 आर नॉट द प्राइम फैक्टर्स बचा. ठीक है, प्राइम फैक्टर कौन है? 3. ठीक है. अब फिर 13 का खुद का प्राइम फैक्टर है 13. तो यानी कि जब 9 पुट किया तो 3 आया, 10 पुट किया तो 5 आया, 11 पुट किया तो 11 आया, 12 पुट किया तो 3 आया, 13 पुट किया तो 13 आया. आगे ठीक है. 9 10 11 12 13. अब उसने क्या बोला है? रेंज. तो फंक्शन डिफाइंड हो गया. ये रहा रेंज. क्या होता है?
एवरी सेकेंड एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, तो बस रेंज लिख दो, सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कौन है? 3, 5, 11, 3, 13। 3, 5, 11, 3 एक बार आ चुका है, 13 आ गया। ठीक है, दीज आर वर द सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द मिससेलेनियस एक्सरसाइज, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप बेटा जो मैंने आपको बताया, समझाया, समझ आया होगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हर एनसीईआरटी एक्सरसाइज से फ्रॉम द चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड मिससेलेनियस से। सो आई होप अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से जरूर कर लोगे, राइट। तो अगर हम होमवर्क की बात करें तो होमवर्क तो बनता है ना, तो अगर हम होमवर्क की बात करें तो आज तो होमवर्क बनता है, बिल्कुल। क्या करना है बेटा? कंप्लीट ऑल दी रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है ना, कंप्लीट ऑल दी रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइजेज ऑफ एनसीईआरटी। जितने मैंने करा दिए वो तो ठीक है, लेकिन अब हमें रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं, है कि नहीं? तभी तो प्रैक्टिस आएगी, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो आई होप लेक्चर नंबर 2 समझ आया होगा, है ना। हमने बेटा आज कवर किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट थे हर एक्सरसाइज से। रिमेनिंग क्वेश्चंस आई होप आप सभी लोग कर लोगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।